नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शशिकन्या यूपीएससी क्लासेस में। आज की तारीख है 7 नवंबर 2025 और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर डिस्कशन। और ये है द हिंदू का फ्रंट पेज। तो सबसे पहली हेडलाइन तो है कि बिहार में जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन था वो कल संपन्न हुआ और रिकॉर्ड 64.66% रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। जो 2000 का जो रिकॉर्ड था, 2000 में जो रिकॉर्ड बना था 62.57% का, उसको ब्रेक किया और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, ये अच्छी खबर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। दूसरा है सेंटर सेज राइट टू वोट नॉट सेम एज फ्रीडम ऑफ वोटिंग। इसको अपन देखेंगे अच्छे से टॉपिक को, और बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर की क्वेश्चन डिस्कशन। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि भारत में मतदान के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। यह अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा प्रदान किया गया है। और 3 है कि भारत के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदान की स्वतंत्रता को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा माना गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? तो ए है कि केवल 1 और 2, बी है कि केवल 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है आपका सभी तीनों राइट है। तो ये बिल्कुल ही सही है कि ये केंद्र सरकार ने अभी बताया है सुप्रीम कोर्ट को कि जो वोटिंग राइट है ना, वो एक फ्रीडम ऑफ वोटिंग से अलग है। एक तो होता है कि राइट टू वोट और एक होता है फ्रीडम ऑफ वोटिंग। राइट टू वोट यानी कि आप कहीं पे भी हो, आपका अधिकार है कि आप वोट दो। बहुत सारे अपराधी वगैरह होते हैं, जब जेल में होते तो उनको वो एज ए प्रतिनिधि लड़ तो सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक सांविधिक अधिकार है। ठीक है ना, विधिक अधिकार है, नहीं कि मूल अधिकार है। और इसके लिए नहीं आप कहाँ जा सकते, सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते डायरेक्ट। और फ्रीडम ऑफ वोटिंग, आप वोट देने जा रहे हो, किसे देना है किसे नहीं देना, या फिर आपको नोटा दबाना है, ये आता है आपका फ्रीडम ऑफ वोटिंग, यानी ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभी सरकार ने क्या बोला है? सरकार ने कहा है कि राइट टू वोट केवल एक स्टेचुअरी राइट है, न कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और यह अधिकार रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत सेक्शन धारा उसकी 62 के तहत मिलता है। जबकि फ्रीडम ऑफ वोटिंग यानी वोट को किसे देना है और नहीं देना, यह आर्टिकल 19(1)(a) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ा हो सकता है, पर यह राइट टू वोट इटसेल्फ नहीं है। मतलब आपका वोट देने, किसे देने का अधिकार है आप अपने सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपके वोट देने का अधिकार है वो आपका मूल अधिकार नहीं है। लेकिन आप किसे वोट देना है ये आप तय करने का अधिकार आपका मूल अधिकार है। ठीक है, आप अभिव्यक्ति करते हो ना, आपको कोई प्रत्याशी पसंद है नहीं है, या फिर जो भी खड़े हुए उसमें से एक भी पसंद नहीं है, तो आप नोटा पे प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं जहां पे ये डिफाइन किया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कौन से मामले में? PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू वोट इज ए स्टेचुअरी बट फ्रीडम ऑफ वोटिंग टू बी चूजन नोटा, जैसे नोटा सेलेक्ट करते हैं जो पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है। और कुलदीप नायर केस में भी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ स्टेचुअरी वन। और इस पे ऊपर यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ 2017 या 2018 में। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट टू वोट कौन सा अधिकार है, तो ये कौन सा अधिकार है? आपका विधिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 तक अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करता नहीं है? तो ध्यान रखना है, मोरक्को, बहरीन, सूडान या सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया है जो अभी तक साइन नहीं किया अब्राहम अकॉर्ड पे, बाकी मोरक्को, बहरीन, सूडान इन्होंने किया है। एक्चुअली में 2020 में अब जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन था, तो उन्होंने क्या कि इजराइल का जो आसपास में अरब कंट्रीज है ना, उसके साथ अच्छा रिलेशन हो, राजनीतिक रूप से भी अच्छा रिलेशन हो, आर्थिक रूप से भी अच्छा रिलेशन हो, इसके लिए अब्राहम अकॉर्ड लाया था। अब्राहम एक ऐसा वर्ड है जो यहूदी धर्म में भी मान्य है, ईसाई धर्म में भी मान्य है और इस्लाम धर्म में भी मान्य है, इसलिए अब्राहम करके एक अकॉर्ड लाया था। और इजराइल
के रिलेशन आजू बाजू के देशों से सही करना, ठीक है। तो इसमें पार्टियां थी इजराइल, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन सबसे पहले, बाद में सूडान और मोरक्को भी इससे जुड़े थे। नाम अब्राहिम ये त्रि-अब्राहिम धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम की साझा वंशावली को संदर्भित करता है। मतलब है एक सामान्यकरण समझौता था जिसमें इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक संबंध, व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, पर्यटन समझौते शुरू करना, ठीक है। मुख्य उद्देश्य था इजराइल और अरब देशों के बीच में लोकतांत्रिक संबंध स्थापित करना, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, ईरान के प्रभाव को प्रतिकार करना, ठीक है। ये यूएसए की रणनीति थी। अब ईरान देखोगे तो यूएसए का भी दुश्मन है और इजराइल का भी दुश्मन है, तो इसको प्रतिकार यानी को बैलेंस करने के लिए उन्होंने ये अब्राहम अकॉर्ड किया कि जो मुस्लिम कंट्री है, जो ज्यादातर उस एरिया में अरब देशों में जो कंट्रीज है वो ज्यादा से ज्यादा इजराइल और यूएस का सपोर्ट करे, इसलिए ईरान अलग थलग पड़ जाएगा, ठीक है। और अभी ये न्यूज में इसलिए था, कजाकिस्तान ने भी डिसाइड किया है कि वो जल्दी ही अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा, ठीक है। यूएस को इसने बोला, इसलिए न्यूज में था अब्राहम अकॉर्ड। हाल ही में समाचारों में देखा गया 3I एटलस क्या है? हमारे सौर मंडल से होकर गुजरने वाली तीसरी कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की खोज की गई है। इसरो द्वारा विकसित एक नई गहरे समुद्र अनुसंधान पनडुब्बी है। सी है कि एक भारत फ्रांसीसी मंगल ऑर्बिटर मिशन है। ग्लेशियर निगरानी में विशेषज्ञता वाला एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ये धूमकेतु है जो ये देखो जा रहा है, जो अपनी गैलेक्सी है वहां से जा रहा है। एक अंतरतारकीय धूमकेतु है जो हमारे सौर मंडल के बाहर का तीसरा ज्ञात पिंड है। ये इसलिए इसका नाम है 3I है, ठीक है। तो ये तीसरा है जो अपने सौर मंडल के बाहर से गुजर रहा है, ठीक है। इसकी पहचान हवाई यानी कि अमेरिका का जो द्वीप है एक स्थित क्षुद्रग्रह स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली द्वारा की गई है। यह अन्य तारा प्रणाली से हमारे सौर मंडल में आया हुआ और अनुमान से कम 7 अरब वर्ष पुराना ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये इसकी स्पीड क्या है? लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये यात्रा कर रहा है। संगठन क्या है? सक्रिय धूमकेतु है जिसका नाभिक ठोस और बर्फीला है तथा नाभिक से गैस और बर्फीली धूल निकल रही है। नासा की स्विफ्ट वेधशाला ने सूर्य के प्रकाश द्वारा जल के अणुओं को तोड़ने पर बनने वाले हाइड्रोक्सिल गैस का भी पता लगाया है। तो इसलिए संभावना हो सकती है कि इस पे जीवन संभव हो, या इसको बहुत सारे डाउट भी है इसके बारे में कि ये हो सकता है एलियन का यान हो या फिर एलियन का ग्रह हो, या हो सकता है पृथ्वी से जाके टकराए। तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में है जो अभी रिसर्च में चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एक योजना है लखपति दीदी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM का हिस्सा है। यह पहल स्वयं सहायता समूह SHG पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत SHG महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पहल का नोडल मंत्रालय है। तो ये तीनों स्टेटमेंट है वो सही है, केवल दो, सभी तीनों या कोई नहीं, तो इसके सी ऑप्शन राइट होगा कि तीनों ही सही होंगे। एक्चुअली में इस योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसमें क्या था कि जो गरीब परिवार है ना, जो फाइनेंशियल रूप से गरीब है, उनके घर में एक महिला को कौशल विकसित करना, कोई स्किल डेवलप करना, छोटी मोटी स्किल डेवलप करना, और वो साल का 1 लाख रुपए कमा सके। इसलिए धीरे धीरे इसको लाया गया था और बहुत सारा इसका अच्छा आउटपुट आया है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट श्री CR राधाकृष्णा लाउड्स लखपति दीदी इनिशिएटिव एज ए मॉडल ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो अभी इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ने इसको प्रेज किया है कि भाई ये जो इनिशिएटिव था बहुत शानदार था, सक्सेसफुल था, एक आने वाले टाइम में एक मॉडल बन सकता है। तो लखपति दीदी पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक परिणाम है, बिल्कुल ही उसके जुड़ा हुआ पार्ट है, और एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की साझेदारी से देश में गरीब ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया जाता है। तो एक ध्यान रखना, ये कौन सी योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट है लखपति दीदी पहल व्यक्तिगत SHG पर
महिलाओं पर केंद्रित है, न कि स्वयं सहायता समूह पर। मतलब एक एक इंडिविजुअल महिला को लखपति बनाना परिवार में, ठीक है। हालांकि नियोजन कार्यान्वयन एवं निगरानी की पूरी प्रक्रिया में सामुदायिक स्वास्थ्य संरचनाएं अर्थात एसएचजी, ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय महासंघ संलग्नता का नेतृत्व करते हैं। और इसका जो नोडल मंत्रालय वो कौन सा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, तो ये ध्यान रखना, ये केंद्र प्रायोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक संचार सुरक्षा में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD रक्षा और वित्तीय सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त है। कारण है कि QKD क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का लाभ उठाकर जासूसी हमलों का पता लगाने, उन्हें कम करने में सक्षम है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि कथन 1 और 2 सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। सी कहता है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी है कि कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है। तो देखते हैं एक्चुअली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम जैसे आप जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, तो आप जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हो, आपने कोई संदेश भेजा, तो सबसे पहले वो क्या होता है, एनक्रिप्टेड होता है। वो किसी ऐसी भाषा या ऐसे डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो मैसेज यहाँ से सेंड होगा रिसीवर तक या अपने से जो आगे वाले रिसीव करेगा मैसेज जिसे हम भेज रहे हैं, तब तक वो एनक्रिप्टेड रहेगा। मतलब वो पता ही नहीं चलेगा कि उसमें लिखा हुआ क्या है। मतलब जो बोला गया कोड लैंग्वेज में कैसे बात करते हैं उस तरीके से इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, यानी एनक्रिप्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये सही बात है कि रक्षा और वित्तीय जैसी सेवाएं रहती है उसमें सुरक्षा की बहुत जरूरी है। साइबर अटैक वगैरह के खतरे बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए ये QKD का उपयोग किया जाता है। ये न्यू टेक्निक है, मतलब क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसका यूज किया जाता है। इस वजह से ये न्यूज में है और ये बिल्कुल ही सही है कि इसका लाभ उठाकर जासूसी हमलों का पता लगाने, उन्हें कम करने में सक्षम है। तो इसका ए सही हो जाएगा। देखते हैं, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM द्वारा समर्थित स्टार्टअप QNU लैब्स ने भारत में पहले व्यापक QKD नेटवर्क का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। यह नेटवर्क 500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वजह से न्यूज में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, QKD डेटा संचार के लिए उपयोग की जाने वाली एन्क्रिप्शन की के सुरक्षित वितरण को सुनिश्चित करने हेतु क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर काम करती है, ठीक है। यानी कि जो की जनरेट करती है उसको ट्रांसफर करना, तो इसमें फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जाता है, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। पहले क्या होता था, पहले होता था गणितीय एल्गोरिथम का प्रयोग करके एन्क्रिप्शन किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब क्वांटम का यूज किया जा रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है ना बहुत फास्ट हो गई है, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी का वह क्षेत्र है जो ये जानकारी देता है कि अत्यंत लघु ऑब्जेक्ट एक साथ कणों और तरंगों को स्थानांतरित करने वाली एक हलचल या भिन्नता जो दोनों की विशेषताओं का प्रदर्शित करते हैं क्यूबिट के रूप में। QKD क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का एक उदाहरण है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्वांटम एन्क्रिप्शन भी कहा जाता है। इसी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को विभिन्न माध्यमों से, जैसे ऑप्टिकल फाइबर से, फ्री स्पेस से या फिर उपग्रहों के माध्यम से भी तैनात मतलब संचार किया जा सकता है। लाभ है जासूसी हमले को रोकना, स्नीफिंग या स्नूफिंग अटैक का पता लगाना, उन्हें कम करने में सक्षम है। यह महत्वपूर्ण अवसंरचना, जैसे किसी देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना क्या होती है, रक्षा का सबसे है, परमाणु है, फिर ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी है, ट्रैफिक वगैरह है, जहाँ पे डेली लाइफ से अगर वहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो डेली लाइफ बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में। नेक्स्ट है बाली यात्रा उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्सव उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार पूर्णतः जगन्नाथ की पूजा से जुड़ा हुआ है। यह उड़ीसा की समुद्री परंपरा और बाली तथा अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ अतीत के संबंधों की याद में मनाया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, 2 और 3 है कि या फिर तीनों सही है। सी है कि केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है। तो बिल्कुल ही उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और यह सही नहीं है, पूरी तरीके से भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है। यह उड़ीसा की समुद्री परंपरा और बाली तथा अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ अतीत के संबंधों की याद में मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है।
तो 1 और 3 सही होंगे। ये देखो इंडियन एक्सप्रेस का 1 है। बाली यात्रा उत्सव आमतौर पर उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो 2-3 दिन पहले मनाया गया। यह उत्सव उड़ीसा के लोगों के द्वारा बाली द्वीप के साथ प्राचीन समुद्री व्यापारिक संबंधों और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की समुद्र पार यात्राओं की गौरवशाली परंपरा की याद में मनाया जाता है। यह उत्सव तोपोई की कथा, भालुकुनी ओशा, एक यानी खुदुरुकुनी ओशा तथा बड़ा ओशा जैसे धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, ये उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में मनाया जाता है। टाइडल डिसरप्शन इवेंट टीडीई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीडीई की प्रक्रिया 2 न्यूट्रॉन तारों के टकराव के कारण उत्पन्न होती है। टीडी इस बात की जानकारी प्रदान करते हैं कि ब्लैक होल अपने निकटवर्ती वातावरण को किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। टीडीई तब घटित होता है जब कोई तारा किसी अति विशाल ब्लैक होल के निकट पहुंचता है और ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल में फटकर बिखर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विकिरण का बहिर्प्रवाह होता है। तो इसमें से सही कितना है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, या फिर 1, 2 और 3, तीनों सही है। एक्चुअली में होता क्या है, आपको पता, ब्लैक होल यानी कि बहुत छोटे एरिया में बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है, यानी मास होता है, वो यहाँ पे हो जाता है, आ जाता है, और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है, यानी कि आकर्षित करने की क्षमता इतनी बढ़ जाती कि यहाँ से अगर लाइट भी भेजी जाए तो वो वापस रिफ्लेक्ट होते नहीं आती है। जैसे मैं यहाँ पे बैटरी डालूंगा तो वो बैटरी रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, लेकिन इसमें अगर लाइट भी चली गई तो इतना गुरुत्वाकर्षण बल है इसमें कि वहां से लाइट भी वापस नहीं आ पाएगी। तो जब बड़े बड़े तारे होते हैं ना, जो अपनी अंतिम अवस्था में क्या होता है कि छिकुड़ के इतने छोटे हो जाते सिकुड़ के कि वो एक छोटे से पार्ट में हो जाते, केंद्रित हो जाते, और वो इसका आपको भी पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो एक G m1m2 अपन r² एक फॉर्मूला रहता है। तो उसमें वो डिपेंड करता है मास पे, बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, और r² यानी कि रेडियस जितनी कम होगी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। तो सोचो कि उसका रेडियस बहुत कम हो गया और उसका मास बहुत बढ़ गया, तो छोटे से ऑब्जेक्ट में गुरुत्वाकर्षण बल की जो जो मान है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस पे आने वाले कोई भी लाइट होगा वगैरह होगा तो वो इसमें ही चला जाएगा, उससे वापस बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए तो अभी तक फोटो नहीं मिला। अभी इसका फोटो 2-3 साल पहले मिला था, वो भी बहुत सारे जो टेलीस्कोप थे वो अलग अलग जगह पे करके उसको टुकड़ा बना के एक बनाया था फोटो उसको, ठीक है। तो ये था, तो जब कोई तारा है इसके बाजू से गुजरेगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल अगर ज्यादा हुआ इससे, तो क्या है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो तारा है ये बिखर जाएगा, तो एक लाइट सी देखने को मिल जाएगी। ये अभूतपूर्व घटना है, खगोलीय घटना है। ये देखो, जैसे ये ब्लैक होल है और ये स्टार है, तो क्या हुआ, इसका गुरुत्वाकर्षण इसको आकर्षित करेगा और ये टूटेगा और इस तरह से ये फ्लेयर दिखाई देगी, ठीक है। तो देखते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों ने ब्लैक होल से निकली अब तक की सबसे बड़ी और सबसे दूर ज्वाला चमक देखी। ये ज्वाला टाइडल डिसरप्शन इवेंट के कारण उत्पन्न हुई है। जब कोई तारा एक अत्यधिक विशाल ब्लैक होल के बहुत नजदीक आ जाता है तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रचंड रूप से खंडित हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रक्रिया में प्रबल विकिरण निकलता है, इसे ही टीडीई कहते हैं। महत्व टीडीई शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करता है कि ब्लैक होल अपने आसपास के परिवेश को कैसे बदलता है, ठीक है ना। ये ब्लैक होल के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया यूपीएससी ने। सिंगुलरिटी क्या होती है? द पॉइंट वेयर वोल मास ऑफ ब्लैक होल। ये देखो, ये सिंगुलरिटी होती है, यानी पूरा मास एक पॉइंट में समा जाता है, पूरा जो द्रव्यमान होता है। और दूसरा होता है फोटोनिस्फेयर या आउटर एज वेयर लाइट बैंड्स बट इट स्टिल, मतलब बैंड हो जाती है, लाइट आती है, बैंड हो जाती है, लेकिन फिर से मुड़ के आ जाती है। उसके बाद अगर अंदर चली गई तो फिर वापस नहीं आ पाएगी। इवेंट होराइजन, तो इट इज ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अराउंड अ ब्लैक होल, मतलब ये पूरा एक इवेंट होराइजन होता है जहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु, प्रकाश कुछ भी चला गया तो उसके बाद नहीं आ सकता। एक बार चला गया तो ब्लैक होल में समा जाएगा, ठीक है। वो एक्रेशन डिस्क होती है, दिस इज डिस्क ऑफ गैसेस, डस्ट, स्टार एंड प्लेनेट ऑफ फॉल इनटू द ऑर्बिट ब्लैक होल। ये देखो,
जितने आसपास रहते हैं, ये धूल के कण हैं, गैसेज है, डस्ट है, स्टार वगैरह होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्सरेशन डिस्क बोलते हैं। ये देखो सिंगुलरिटी है, ये होराइजन है, ये फोटोस्फीयर है, ये तीनों है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब ब्लैक होल से रिलेटेड है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी वहां से नहीं निकल पाता। गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल इसलिए होता है कि पदार्थ एक छोटे से स्थान में सिमट जाता है। ऐसा तब होता है जब कोई तारा मर रहा हो। उदाहरण के लिए मिल्की वे में आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अति विशाल ब्लैक होल को सेजिटेरियस ए कहा जाता है। मिल्की वे में अपना जो मिल्की वे है गैलेक्सी, उसके केंद्र में कौन सा है? सेजिटेरियन ए है। इसका द्रव्यमान लगभग 4 मिलियन सूर्यों के बराबर है और यह एक बहुत बड़ी गेंद के अंदर समा सकता है और इसमें कुछ मिलियन पृथ्वी भी समा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमानिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वी यूरोप में स्थित एक स्थलरूप कंट्री है। देखते हैं, यह यूरोपियन संघ यू और नाटो दोनों का सदस्य है। इसकी राजधानी शहर डेब्यून नदी के तट पर स्थित है। उपयुक्त ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? केवल 1 और 2, सिर्फ 2, या फिर केवल 1 और 3, या फिर 2 और 3 है। तो यह पूर्वी यूरोप में स्थित एक स्थलरूप नहीं है, ये पूर्वी यूरोप में है लेकिन ये ब्लैक सी से कनेक्टेड है, तो ये स्थलरूप नहीं है। ये यूरोपियन संघ यू और नाटो दोनों का मेंबर है, बिल्कुल सही है ये बात, ये गलत है। और इसकी राजधानी शहर डेब्यून नदी के तट पर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। देखते हैं, एक्चुअली मैं अभी न्यूज में इसलिए था कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री जितेंद्र प्रसाद लीड्स इंडिया बिजनेस डेलीगेशन टू दी इंडिया रोमानिया बिजनेस फोरम इन ब्रेसो, ठीक है, इस वजह से ये न्यूज में ये रोमानिया है। हंगरी यहाँ पे देश है, यहाँ पे यूक्रेन इसके साथ सीमा साझा करता है, मोल्दोवा है, यूक्रेन यहाँ से मोल्दोवा इनके बीच में एक बफर स्टेट टाइप काम करता है, सर्बिया है यहाँ पे, बुल्गारिया यहाँ पे इसकी बॉर्डर साझा करता है, और ये यहाँ पे ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी, और यहाँ पे डेब्यून नदी बहती है। तो बिल्कुल ही वो जो इसकी राजधानी है बुखारेस्ट है, ये इसकी तट पर स्थित नहीं है। रोमानिया दक्षिणी पूर्वी यूरोप में एक देश है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप में इसकी सीमा यूक्रेन से मिलती है, मालदोवा से मिलती है, काला सागर से देख लिया, ब्लैक सी से, बुल्गारिया से, सर्बिया और हंगरी से लगती है। इसकी प्रमुख नदियां कौन सी है? डेन्यूब है, तिस्जा है और प्रुत नदी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मोल्दोवेनु, ठीक है। जैव विविधता डेम्ब्यून डेल्टा में सैकड़ों पक्षी प्रजातियां निवास करती है, ठीक है, इसके बारे में इतना जानना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवर्तन निदेशालय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लागू किए जाने वाले प्रमुख कानूनों में से एक है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए के तहत मुख्य रूप से धन शोधन का रोधी कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। केवल 1 और 2 राइट है, 2 और 3 राइट है, तीनों राइट है, या 1 और 3 राइट है। देखते हैं, ये गृह मंत्रालय के अंडर में काम नहीं करता है, ये काम करता है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंडर काम करता है। और ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये पीएमएलए के जो कानून है उसको लागू करने के लिए जिम्मेदार भी है, और ये वाला जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 है उसको भी लागू करने के लिए ये मेन बॉडी है। देखते हैं, ईडी भी न्यूज में तो हमेशा रहता ही रहता है। और अभी न्यूज में होने की है कि एफएटीएफ ने क्या बोला है कि परिसंपत्ति वसूली मार्गदर्शन एवं सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों का जिक्र किया है, उसमें ईडी की जो कार्रवाई है उसको मॉडल बताया है, ठीक है, यानी कि प्रभावी परिसंपत्ति वसूली कार्य पद्धति के मॉडल्स के रूप में बताया है, तो प्रशंसा की है थोड़ी। ईडी है तो बैकग्राउंड देख लेते हैं। ईडी का मुख्यालय दिल्ली में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। यह बहुअनुशासनात्मक संगठन है, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। निम्नलिखित कानूनों के तहत ये कार्रवाई करता है। देखो, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा एक्ट जिसे बोलते हैं, और यह होता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 फीएओए आदि। शक्तियां है,
तलाशी ले सकती है, जब्ती कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को समन भेजना, गिरफ्तार करना या मुकदमा चलाना आदि ये कर सकती है। तो बहुत पावरफुल संस्था है। नेक्स्ट है भारत, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय की अवमानना, ठीक है, अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक अनुमेय प्रतिबंध के रूप में न्यायालय की अवमानना को सूचीबद्ध करता है। संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, क्योंकि वे अभिलेख न्यायालय है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की अवमानना को परिभाषित करता है। केवल एक सही होगा, केवल दो सही होगा, सभी तीन सही होगा। तो ये सभी तीन सही है। बिल्कुल ही युक्तायुक्त प्रतिबंध जब 19(2) के तहत लगाया जाता है तो वहां पे कोर्ट की अवमानना भी शामिल है। इसके तहत आपके अधिकारों को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। संविधान अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, क्योंकि वो अभिलेख न्यायालय है, यानी कि उसके जो न्याय होते हैं वो फ्यूचर में कार्रवाई में काम आते हैं। और न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 में दीवानी और फौजदारी दोनों को परिभाषित किया गया है। देखते हैं अच्छे से थोड़ा। संविधान का जो अनुच्छेद है 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायालय की अवमानना को एक अनुमेय प्रतिबंध के रूप में सूचीबद्ध करता है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 129 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय और उन्हें अपनी अवमानना के लिए दंड देने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 129 और 215। न्यायालय की अवमानना के प्रकार दो प्रकार की, एक तो सिविल अवमानना और एक होती है आपराधिक अवमानना, ठीक है। तो दोनों को परिभाषित किया गया है इसमें। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2B सिविल अवमानना को न्यायालय के निर्णय, कोई डिसीजन दिया है, कोई डिक्री है, निर्देश है, आदेश है, रीट या न्यायालय की किसी अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा, न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन के रूप में परिभाषित करता है। ऐसे कैसा अपराधिक है तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा कौन सी है? 2C। आपराधिक अवमानना को किसी भी मामले के प्रकाशन, चाहे शब्दों द्वारा बोले गए या लिखित या संकेतों द्वारा या दृश्य चित्रण द्वारा या अन्यथा किसी भी अन्य कार्य को करने के रूप में परिभाषित करती है। तो ये था आज के 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं और बहुत सारे जितने भी सोर्स हो सकते थे वहां से कलेक्ट करके ये क्वेश्चन बना के आपसे डिस्कस किए। तो कई और जाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। थैंक यू, धन्यवाद।